हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आपके सामने पार्ट 3 ऑफ द वीडियो लेके आई हूँ। अब हम इन सब 3 वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, जिससे आप लोगों के लिए विजिबिलिटी और ज़्यादा इजी हो जाएगी। DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसमें हम 120 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है डिसिप्लिन 7, 8, 9 लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम टोटल 180 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द MCA 21 इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 21 एक इनकी इनिशिएटिव है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर 21। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि इजी और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करी जाए टू द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एंड प्रोफेशनल्स। इस इनिशिएटिव से होगा क्या, बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और लोगों को जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती है, उनका फास्टर और इफ़ेक्टिव रिजोल्यूशन मिलेगा। तो ये है इनिशिएटिव के बारे में। तो अब हम देखते हैं इनके जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। फर्स्ट है, इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू MCA सर्विसेज इज़ in an assisted manner for corporate entities professional. Yeah, it is correct. It is designed to fully automate all processes related to enforcement and compilation of legal requirement under the Companies Act 1956. Yes, it is also correct. So both 1 and 2 is correct. Second question about बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये स्कीम लॉन्च करी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी। और ये मेन इसके टारगेट एरियाज थे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये इन 3 मिनिस्ट्रीज़ का जॉइंट इनिशिएटिव था और ये स्कीम लॉन्च करी गई थी विद द इनिशियल फंडिंग ऑफ 100 करोड़ रुपीज़। ये इनिशियल फंडिंग है, उसके बाद बजट में इसकी फंडिंग ऐड ऑन होती रही थी। तो देखते हैं क्या बातें बोल रहे हैं ये इसके अंदर। द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ऑन 22 January 2015. Yes, it is correct. At Panipat, it is also correct. For promoting survival, protection and education of girls. Yes, because ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी इनिशिएटिव है। और फीमेल फैमिली वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट का भी इनिशिएटिव है। तो चाइल्ड के बारे में भी बात होगी, फीमेल के बारे में भी बात होगी और आपका फैमिली वेलफेयर के बारे में भी बात होगी। तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट एम्स टू एड्रेस इशू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू अ मास कैंपेन टारगेटेड एट चेंजिंग सोशल माइंडसेट। येस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द, येस, वेरी गुड, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। The overall goal of BBBP program is to prevent gender bias selective elimination। जैसे कि बहुत ज़्यादा होता है मेल फीमेल बर्थ का, और गर्ल चाइल्ड होने पे पेरेंट्स अबॉर्शन करा लेते हैं, तो हर कोई मेल चाइल्ड प्रेफर करता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये मेन टारगेट सेट किया गया था। और गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए ये टारगेट स्कीम बनाई गई थी। तो बोथ 1, 2 and 3 आर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, अ फर्म जनरेटिंग अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हैज़ टू रीच एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट लेवल। इनमें से कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? देखिए, हमने ये टॉपिक एक्सटर्नैलिटी में करा हुआ है। एक्सटर्नैलिटी में हम क्या देखते हैं, जब हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है प्राइवेट के मार्जिनल कॉस्ट से, इट मीन्स हमारे को नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, बिकॉज समाज का खर्चा ज़्यादा आ रहा है ना प्राइवेट से, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन द सोसाइटी। बट अब इस चीज़ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट उस फर्म से कितना टैक्स ले जिससे कि जो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हुई है उसको बियर किया जाए। तो द डिफरेंस बिटवीन SMC एंड, या फर्म बोल दो या प्राइवेट बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि फर्म ही तो प्राइवेट हुई ना। तो द डिफरेंस बिटवीन SMC एंड फर्म्स MC
इज इक्वल टू एक्साइज टैक्स इम्पोज ऑन द फर्म। मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस जितना आ रहा है वो अगर गवर्नमेंट फर्म से ले लेती है तो उससे हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को बियर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता क्या है कि वेल नोन एक्सरसाइज है बैंक्स की, जिसके अंदर बैंक्स क्या करते हैं, अगर एक फर्म है, सपोज करो फर्म ए, वो अपना लोन रीपे करने में सक्षम है। अब अगर वो लोन अपना रीपे नहीं करेगी, अगर एक फर्म अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही है या उसके पास कुछ फंड्स कम पड़ रहे हैं उस अमाउंट के, तो बैंक का तो एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगी बैंक के पास तो, और बैंक को तो बहुत ज़्यादा लॉसेस पड़ जाएंगे, और बैंक्स बैड बैंक की कैटेगरी में भी आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा बैंक के उसमें सिस्टम में। तो उस चीज़ को बियर करने के लिए बैंक्स ने एक नई एक्सरसाइज चलाई, जिसमें क्या होता है, जो फर्म ए जो अपना लोन रीपे करने में सक्षम नहीं हो रही थी, बैंक्स उनको क्या करता है, न्यू लोन सैंक्शन कर देता है, जिससे क्या होगा कि वो अपना पुराना लोन रीपे कर देंगे बैंक में और बैंक की फंक्शनिंग स्टार्ट चलती रहेगी। तो बैंक्स क्या करता है, एडिशनल लोन पे करता है उसी एग्जिस्टिंग बोरोअर को। उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। देखिए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इनिशियली तो ये एक ऐसे रिटन किया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विलियम फोस्टर लॉयड 1833 में। इसके अंदर था क्या, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर पर्सन इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, मतलब हर पर्सन सेल्फिश मैनर में बिहेव करता है, अपने फ़ायदे के लिए वो सोसाइटी का लॉस करता है। और लॉस कैसे करेगा, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करके। तो जब एक पर्सन सेल्फिशली और अपना सेल्फ मोटिव देखता है और उस करके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करता है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ये चीज़ सबसे पहले लेके आए थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विलियम फोस्टर लॉयड 1833 में। बट आफ्टर अ सेंचुरी ये चीज़ ज़्यादा एग्जैजरेट की गई विद इन एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के अंदर इसके बारे में लिखा गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन के नेम से, और ये आर्टिकल लिखा किसने था, गैरेट हार्डन ने 1968 में। उसके बाद इस टर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो पेपर में क्वेश्चन आया था हु हैज़ रिटन द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, तो ये एक आर्टिकल के अंदर लिखा गया था इसके बारे में, और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और वो आर्टिकल लिखा था गैरेट हार्डन ने 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड अ कंट्री टू इट्स रेटिंग डाउनग्रेड बाय रेटिंग एजेंसीज। देखिए मैं आप लोगों को पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है क्राइसिल, सिबिल, ठीक है, और आपकी ये जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे कि S&P, तो मूडी, तो ये सब कंपनीज को रेट देती हैं। ठीक है, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड अ कंट्री टू इट्स रेटिंग डाउनग्रेड। किन कारणों की वजह से कंपनीज को डाउनग्रेड रेटिंग मिलती है। एक तो अगर भाई उनका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा और डेट बर्डन ज़्यादा है, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है। जिस फर्म का या जिस कंपनी का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, डेट बर्डन ज़्यादा है, तो उसको कभी भी अपग्रेड नहीं दिया जाएगा। जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है और फॉरेक्स रिजर्व कम है, उसे भी डाउनग्रेड दिया जाएगा। बट वॉलेटाइल और वीक स्टॉक मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज रेटिंग एजेंसी हर इंडिविजुअल फर्म को रेट देती है। तो ओनली 1 and 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही है, इसमें तो कुछ बात करने की वो ही नहीं है। इसका मेन डायरेक्टली यही है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सटर्नैलिटीज। देखिए एक्सटर्नैलिटीज होता है थर्ड पार्टी इफेक्ट। तो इनमें इन दोनों में से कौन सी बात सही है।
The existence of externality prevents the achievement of Pareto optimality even when perfect competition prevails. Yes, हम सबको पता है कि जब perfect competition होता है तभी Pareto optimality achieve होती है, और Pareto optimality होती है तो externality create होती है economy के अंदर. An externality occurs when a decision causes benefit to individual or group other than person making the decision. It is also correct. तो both 1 and 2 are correct. ये जो आज हम 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके अंदर आपका इंडियन इकोनॉमी भी है, पब्लिक फाइनेंस भी है, माइक्रो का पार्ट भी है और मैक्रो का पार्ट भी है. तो जो ये अभी फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था उसके अंदर हमने देखा था स्टैट्स के क्वेश्चन थे, इकोनोमेट्रिक्स के थे और माइक्रो के थे. जो हमने सेकंड पार्ट कवर किया था उसमें हमने देखा था मैक्रो, आईटी, मनी बैंकिंग, इनके क्वेश्चंस थे. पर जब हम थर्ड पार्ट आज कर रहे हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो, मैक्रो, ये सब हैं. ठीक है जी. चलिए तो 9th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ बेस ईयर. बेस ईयर जब हमारा शिफ्ट किया गया 2004-05 से 11-12 में, तो उसमें क्या चीज़ें करेक्ट हैं. ग्रोथ रेट विल नाउ बी मेजर्ड एट GDP. यस, क्योंकि एट कांस्टेंट प्राइजेस ही हमें एक्चुअल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी बताती है. ठीक है, करंट प्राइजेस कभी भी हमें एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताते. अर्लियर ग्रोथ वाज मेजर्ड इन ग्रोथ रेट इन GDP एट FC एट कांस्टेंट प्राइजेस. यस, पहले GDP एट FC एट कांस्टेंट प्राइजेस मेजर किया जाता था. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द आउटकम बजट. देखिए आउटकम बजट क्या होता है. ये वो प्रोग्रेस कार्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि देखो जब भी बजट बनता है तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रुपीज़ सैंक्शन होते हैं फॉर देयर प्रॉपर स्कीम, प्रोग्राम, इनिशिएटिव. जैसे ये डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, डिपार्टमेंट है ये आपका एक्सटर्नल अफेयर का, ये डिपार्टमेंट है आपका होम, आप कह सकते हो होम अफेयर्स का. तो हर डिपार्टमेंट में अपनी एक अलग स्कीम होती है जो हर साल बजट में वो बनाते हैं. अब क्या होगा, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, परफॉर्मेंस बजटिंग एक टाइप ऑफ टेक्निक होती है जिसमें हम बैकवर्ड लुकिंग बजट देखते हैं. अब बैकवर्ड लुकिंग बजट के अंदर क्या होता है, हम ये देखते हैं हमने पिछले साल जिन जिन स्कीम में पैसा डाला था वो हमें कुछ आउटकम निकाल के दे रही हैं, या हमने जिस पर्पस से उस स्कीम में पैसा डाला था क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ है. तो उस टाइप ऑफ टेक्निक को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग, विच मीन्स बैकवर्ड लुकिंग बजट. और उसी को हम आउटकम बजट भी कहते हैं. मतलब आउटकम बजट का मतलब हुआ कि हमने पिछले साल जो स्कीम में पैसा डाला था उसका क्या आउटकम निकला. ठीक है, जिस पर्पस से डाला था वो सही हुआ या नहीं. येस, इट वॉज स्टार्टेड इन 2005. इट रिफ्लेक्ट्स द itemized allocation of sources reflected under the last general budget and prepared by the ministries of the government. तो yes, both are correct. Clear है. चलिए नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन. The difference principle of justice requires that all economic inequalities be arranged so that they are beneficial to least advantage. yes, economic inequality है तो least advantage person या least advantage firm को benefit करना चाहिए. Second, attached to the office position open to all members under condition of fair equality of opportunity. yes, it should be done. तो both 1 and 2 are correct. डायरेक्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन GVO एंड GVA इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन. व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इसी को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है जी. इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम डायरेक्ट क्वेश्चन है. वेलफेयर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम किसने दी थी? एरो ने दी थी. Which of the following does not provide an incentive to reduce negative externality? इनमें से क्या चीज़ करेंगे तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमारी कम नहीं होगी. मर्जर विद अफेक्टिव फॉर्म. देखो अगर हम एक फॉर्म अफेक्टेड है किसी चीज़ से या पॉल्यूशन कर रहा है एक पर्सन तो अदर फॉर्म अफेक्ट हो रही है, तो अगर हम उसके साथ मर्जर कर देंगे तो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम हो जाएगी. तो ये तो हो सकती है, अच्छी चीज़ है. बार्गेनिंग करेंगे मतलब
कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स करेंगे तो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम हो जाएगी। बट इन्होंने पूछा नॉट। देखना, क्वेश्चन को हमेशा सोच समझ के पहले क्वेश्चन को समझना और फिर उसके ऑप्शंस को देखना। तो नाइदर 1 and 2 दोनों ही नॉट करेंगे, बट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को रिड्यूस करेंगे, बट इन्होंने नॉट पूछा है। कम्युनिटी सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का सरप्लस ऐड कर दो, आपको कम्युनिटी का सरप्लस पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल आउटपुट रेशो। अब जी भाई, कैपिटल आउटपुट रेशो होता क्या है? पहली बात तो बहुत लोगों को ये लगता है कैपिटल लगा दी और अब कितनी कैपिटल लगा दी और कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी या कितना ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो देखते हैं हम क्या होता है कैपिटल आउटपुट रेशो। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल needed to produce 1 unit of output। एक आउटपुट की यूनिट बनाने के लिए या फिर एक एडिशनल आउटपुट बनाने के लिए आपको कितनी ज़्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। यस, ये हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट रेट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट इन द कंट्री। तो इट इज़ करेक्ट। बट एक चीज़ और देखो, हायर कैपिटल आउटपुट रेशो डिनोट्स हायर एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि जितना ज़्यादा कैपिटल आउटपुट रेशो होगा उतनी ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की नीड होगी टू अचीव सर्टेन रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। एफिशिएंसी की बात तो उन्होंने करी नहीं है, तो ओनली 1 इज़ करेक्ट। बस यहाँ पे ये स्लाइटली सा इन्होंने आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, जिससे करके बच्चों ने सेकेंड ऑप्शन टिक किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। देखो, एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? मार्केट्स फॉर लेमन, ये भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। मार्केट्स फॉर लेमन में क्या होता है? जिसमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मार्केट से एक्सक्लूड हो जाते हैं और बैड क्वालिटी के गुड्स मार्केट में सप्लाई होते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। ये क्यों होता है? जब हमारे पास लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हाई कार इंश्योरेंस प्रीमियम रिजल्टिंग फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द कार बाय द पीपल हु बाय दीज पॉलिसीज। यस, अब वो बंदे ने क्या सोचा, भाई सस्ते में गाड़ी मिल रही है तो ले लो, बट उसको ये नहीं पता था कि उसको बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के चार्ज देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉस्टिंग लगेगी। तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन, जिसमें बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स मार्केट में सप्लाई होते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स मार्केट से एक्सक्लूड हो जाते हैं। बिकॉज जिस पर्सन को पता है कि भाई मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं उसको सस्ते में क्यों बेचूँ, वो सेल नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है जी, आपको जहाँ सस्ती मिल रही है आप ले लो। आप लोगों को मार्केट में भी ये डेली लाइफ में ये चीज़ आप फेस करते होगे। जब हम बार्गेनिंग करते हैं मार्केट में जाके, तो एक लिमिट तक ही वो पर्सन कहता है ठीक है मैं आपको अपना गुड बेचने को रेडी हूँ, बट आफ्टर दैट लिमिट अगर हम प्राइस को और ज़्यादा रिड्यूस करते हैं तो वो कहता है जहाँ से सस्ता मिल रहा है वो ले लो जाके, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। तो रेवेन्यू डेफिसिट और ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इन दोनों के बीच को ही हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मोनोपोली पावर इन द मार्केट। मोनोपोली पावर का मतलब क्या हुआ कि जो मोनोपोलिस्ट है या एक सिंगल सेलर है वो अपनी कितनी कमांड बना पा रहा है मार्केट के अंदर। और जब भी हमें पता है मोनोपोली पावर बढ़ती है, ये क्यों बढ़ती है? जब प्राइसेस बढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। और मोनोपोली पावर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उस बंदे का सरप्लस होता है। तो ओनली 1 इज़ करेक्ट। सेकंड, Ronald Coase asserted that under perfect competition, private and social cost will be equal and address a well-known problem of market externality। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को हम स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट 4 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नैलिटीज, दूसरा होता है सोशल इंटरेक्शन, थर्ड कॉन्टेक्स्ट इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स, एंड फोर्थ जनरल
इक्विलिब्रियम इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्या होता है, एक पर्सन के इफेक्ट होने से अदर सोसाइटी में क्या इफेक्ट होता है, थर्ड पार्टी इफेक्ट जैसा ही होता है। नेक्स्ट डिसिप्लिन 8, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लाइकली रीजन फॉर स्लो डाउन इन द इकॉनमी। इकॉनमी के अंदर स्लो डाउन होने का क्या कारण है। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा होंगे तो हमारी इकॉनमी में तो बूम होगा। स्लो डाउन कैसे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी। क्यों होगी ग्रोथ, बिकॉज आप लोगों को ये चार्ट मैंने बता रखा है, इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है तो डिमांड फॉर लेबर होती है मार्केट में, डिमांड फॉर लेबर होगी तो इनकम, प्रोडक्शन, डिमांड फॉर गुड्स ज़्यादा होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स से प्राइस विल बी मोर, जिसके करके प्रॉफिट मार्जिन विल बी मोर और इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज ये स्लो डाउन का रीज़न नहीं है। हाँ, डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड टू स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, बिकॉज डिमांड कम है सप्लाई से तो प्राइस विल फॉल डाउन, जिसके करके स्लो डाउन होगा। और पॉलिसी रेट्स ज़्यादा हैं तो भी इकॉनमी में स्लो डाउन होगा, बिकॉज पॉलिसी रेट ज़्यादा होने का मतलब इन्वेस्टमेंट कम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना। प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना आपकी आई थी दिसंबर 2016 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अनकाउंटेड वेल्थ है और जो ब्लैक मनी है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है उसको वापस में रूटीन में लाना विद 50% ऑफ टैक्स ऑन द अनडिस्क्लोज इनकम। मतलब कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है और वो अपनी ब्लैक मनी को उसमें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव में अगर ऐड ऑन करेंगे, एक नंबर में दिखाना चाहेंगे, तो वो उनको सिर्फ अपनी इनकम का 50% ही टैक्स देना पड़ेगा। ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था, ताकि वो पैसे लोगों के या गरीब के यूज़ में आ सके, गरीब के कल्याण में आ सके। ये बेनिफिट इस पैकेज का डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। एक तो उनको फूड सिक्योरिटी देंगे अगर ये बेनिफिट होता है तो, और सेकंड इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में डालेंगे, DBT। ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे इस स्कीम से बेनिफिट पुअर को करने के लिए। तो देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ केयर वर्कर, हाँ जी, उनके लिए बनाई गई थी। कैश ट्रांसफ़र टू पुअर, यस, कैश ट्रांसफ़र डायरेक्ट बेनिफिट अभी मैंने आपको बताया। सेकेंड, बेनिफिट फॉर द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, उन लोगों को भी बेनिफिट डायरेक्टली दिया जाए, ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग KCC स्कीम। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे बस इन्होंने 1988 की जगह 1998 लिखा होता ना, फिर ये चीज़ करेक्ट थी, बिकॉज ये 1998 अगस्त में आया था इंडियन बैंक्स के द्वारा। ये मॉडल प्रिपेयर किया गया था नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड क्या है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना मुझे व्हाट इज़ नाबार्ड, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमेटी, RV गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड ने KCC स्कीम प्रिपेयर करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कमेटी के तहत ये स्कीम बनाई गई थी, तो वो RV गुप्ता कमेटी है, 1998 में आई थी। इसका मेन एम क्या था, टर्म लोन प्रोवाइड करना फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स, एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन प्रोवाइड करना टू द फार्मर्स। बट ये चीज़ गलत हो गई पहली। अब सेकंड में ये कह रहा है ओनली कमर्शियल बैंक्स कैन इम्प्लीमेंट इट। नहीं भाई, कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, वो भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, टर्म लोन प्रोवाइड कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स को। तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेट इन इंडिया। इंटरनल डेट का कॉम्पोनेंट क्या है, कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स, यस, ये भी हमारे इंटरनल डेट में आते हैं।
14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, ये भी हमारे इंटरनल डेट में आते हैं। एंड सिक्योरिटीज़ इशू टू इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारे इंटरनल डेट में आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंट्रीब्यूट टू हायर करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए डेफिसिट कब होता है, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट करने से कभी भी डेफिसिट नहीं आता, रेवेन्यू आता है। इंपोर्ट्स करने से आता है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग स्टेट्स, विच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ अडॉप्टेड। टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिटवीन द स्टेट्स, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन, जो कि NK सिंह कमेटी के तहत बनाया गया, जो अभी हमारा चल रहा है, उन्होंने अडॉप्ट किया। एक तो उन्होंने इनकम डिस्टेंस लिया है और एक पॉपुलेशन, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग GST कंपनसेशन मैकेनिज्म। GST कंपनसेशन सेस इज यूज टू कंपनसेट द स्टेट फॉर एनी लॉस दे इनकर विद इन द फर्स्ट 5 year ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन। हम सबको पता है 1 जुलाई 2017 में GST इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो अगले 5 साल तक, मतलब या पहले 5 साल तक स्टेट्स को कोई भी लॉस होता है तो GST कंपनसेशन सेस उनको कंपनसेट करेगा। इट इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू GST एक्ट, स्टेट्स आर गारंटेड कंपनसेशन इफ GST रेवेन्यू इज लेस देन 14%। और GST एक्ट ने ये भी लिखा गया है कि स्टेट्स को गारंटी कंपनसेशन मिलेगी अगर उनका रेवेन्यू लेस देन 14% होता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, बच्चे को पता है व्हाट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपना शेयर सेल करती है टू प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी को, उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऑफ लोडिंग ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट टू गवर्नमेंट नहीं भाई, गवर्नमेंट अपना ही देती है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे आप सबको पता होगा आपका उत्कर्ष फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एट्सेट्रा। तो ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म फ्रॉम प्रमोटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग्स। रूरल और सेमी अर्बन सेविंग्स को प्रमोट करना और उनको क्रेडिट वायबल बनाना, मतलब क्रेडिट वायबिलिटी उनकी इंक्रीज़ करना, ताकि वो लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकें। बिकॉज हम सबको पता है जो पुअर हैं हमारी कंट्री के, उनके पास इतना अमाउंट ही नहीं है कि वो लोग कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या वो लोग कुछ भी अपना एक स्मॉल वेंडर्स हो गए अपना कुछ भी सेविंग्स कर सकें। तो सेविंग्स एंड क्रेडिट वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए SFBs इस्टेब्लिश करे गए। ठीक है जी। तो कैन एक्सेप्ट एंड लैंड लोन ओनली अप टू 1 लाख, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये चीज़। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर लोन थ्रू द प्रायोरिटी सेक्टर। येस, उनको बोला गया है जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उन पे 75% ऑफ लोन ये अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड रेस्ट 50% अपना लोन ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, फ्री मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसे हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म या फिर फ्री मार्केट। फ्री मार्केट और मार्केट मैकेनिज्म एक ही बात है। तो इट इज़ मार्केट वेयर प्राइजेस इज ड्राइवन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कट करेगी इक्विलिब्रियम प्राइस, इसे ही हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म। तो इट इज़ करेक्ट। इन फ्री मार्केट थिंग्स आर अवेलेबल विदाउट रिस्ट्रेंट्स टू द गवर्नमेंट। यस, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है आपके पास। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे कि आपकी चाइना, नॉर्थ कोरिया, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, एंड मार्केट इकोनॉमी USA, UK। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। RBI के मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरीके के टूल्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आते हैं हमारे पास CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड इसमें आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएजन, कैपिटल राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। तो
ये चारों देख लो, सारी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जिनमें से ये 7, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसके अलावा DSSS जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इसका इनिशिएटिव है। PPP इन हेल्थ, मतलब हेल्थ सेक्टर के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इम्प्रूव करना, ये भी एक इसका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी इसका इनिशिएटिव है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था और इसको कौन पब्लिश करता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। एक आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है मुझे, और एक ये बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। चलिए, तो क्या कंपोनेंट्स हैं, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको हम ये भी बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीनों ही कंपोनेंट्स हैं HDI की। डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्लोज्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो हमारी 1991 से पहले थी, जिसमें हम नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट कुछ नहीं करते, तो ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी पब्लिश द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन था। हु हैज़ रिटन द बुक फॉल्ट लाइन्स। फॉल्ट लाइन्स बुक वॉज रिटन बाय रघुराम राजन। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कब पब्लिश हुई थी, मई 2010, जब हमारी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। उसके बाद डाउनटर्न बहुत ज़्यादा हुआ था और हमारे पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। उस चीज़ के ऊपर रघुराम राजन जी ने एक बुक बनाई थी जिसका मेन टाइटल था फॉल्ट लाइन्स। इसका मतलब था हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद स्टिल कुछ ना कुछ फ्रैक्चर्स रह गए हैं जो कि छुप चुके हैं, वो हमारी इकोनॉमी को अभी भी थ्रेटन कर रहे हैं। इनका मेन टाइटल ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट फॉर लोअर रूरल इनकम इन इंडिया। रूरल इनकम लोअर होने का मेन मतलब यही है भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं है और इनको प्रोडक्ट्स के प्राइजेस कम मिलते हैं, तभी तो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर राइजिंग रिसोर्सेज फॉर। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों की जाती है हमारी कंट्री के अंदर, या तो जब हमारे इंटरनल डेट होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर ग्रोथ करने के लिए, इकॉनमी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है। तो फॉरेन डेट कभी भी करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करते हैं, बिकॉज अगर हम डेट को इम्प्रूव करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो भाई इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके करके मनी की वैल्यू, रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी फॉरेन डेट को रिड्यूस करने के लिए या रीपे करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करते। ओनली 2 इज करेक्ट। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज अगर हम जितना ज़्यादा मनी सप्लाई कर देंगे फॉरेन डेट को रिड्यूस करने के लिए, तो रुपी की सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड, जिसके करके वैल्यू ऑफ रुपी विल डेप्रिशिएट। तो इसके करके हम फॉरेन डेट के लिए कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑस्टेरिटी मेजर्स टेकन बाय अ कंट्री गोइंग थ्रू एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन। दीज मेजर इंक्लूड एन इंक्रीज इन टैक्स। येस इज करेक्ट, बिकॉज अगर टैक्स रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स होगी। और दीज मेजर इंक्लूड रिडक्शन इन बजट डेफिसिट। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज अगर ये मेजर्स होंगे तो हमारा बजट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमने
20 क्वेश्चन करे कंप्लीट 8 डिसिप्लिन के। नेक्स्ट अब हम करते हैं 9th डिसिप्लिन का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म ग्रीन शॉट्स रिप्रेजेंट? ग्रीन शॉट का मतलब क्या होता है कि क्या ग्रीन का मतलब देखो अच्छा होता है, अच्छे सिग्नल होते हैं। तो साइंस ऑफ ग्रोथ एंड रिन्यूअल मतलब इकोनॉमिक रिकवरी कितनी हो रही है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उस चीज़ को स्टडी करता है ग्रीन शॉट्स। तो साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न मतलब रिसेशन होने के बाद आपकी इकोनॉमी में कितनी रिकवरी हो रही है, तो इट इज़ करेक्ट। साइन ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर उसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ये हमारी इकोनॉमी रिकवरी को स्टडी करता है, तो ओनली वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में से इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर सिंगल बायर होता है? नहीं जी, मार्केट का साइज स्मॉल नहीं होता। प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, नहीं जी, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में बी कंपेयर्ड विद ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से भी हम इन टैक्सेस को कंपेयर कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट एक ही बात होगी, डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट से भी हमें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पता चलता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सेड टू बी पर्सनल अंडर विच कंडीशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये जो एक्सरसाइज है ये करती है मोनोपोली, जिसके अंदर सेम कमोडिटी चार्ज्ड एट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट पर्सन्स, हर पर्सन को एक ही वस्तु का अलग अलग प्राइस चार्ज करने को ही हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये एक्सरसाइज कौन करता है? इट वाज डन बाय मोनोपोलिस्ट। तो व्हेन डिफरेंट प्राइस आर चार्ज टू डिफरेंट पर्सन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉवर्टी मेजरमेंट? हेड काउंट रेशो देखो पॉवर्टी मेजरमेंट का एक कंपोनेंट है। एंड पॉवर्टी गैप इंडेक्स आल्सो मेजर्स बोथ इंसिडेंस एज वेल एज सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी। इसके अलावा हमारे पास स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप भी है, वो भी आपका पॉवर्टी मेजरमेंट में हेल्प करता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल वन फर्म एक्ट एज अ लीडर? तो ये लीडर वाली बात तो भाई हमें स्टेकलबर्ग मॉडल में मिली है, जिसको हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज मॉडल भी कहते हैं। एक पर्सन या एक फर्म जो इनिशियल फर्म होगी वो इनिशियली अपना आउटपुट सेट कर देगी और अदर फर्म्स विल फॉलो इट, तो उसे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं, गिवन बाय स्टेकलबर्ग। डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू यूनानिमिटी रूल ओनली दोज पब्लिक गुड्स ऑन विच देयर इज कंप्लीट एग्रीमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। वाटर एक्सटर्नैलिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय वाटर हु हैव वोटेड अगेंस्ट द फिस्कल चॉइस विच हैज़ बीन अप्रूव्ड। देखिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यूनानिमिटी रूल ओनली दोज पब्लिक गुड इन विच देयर इज कंप्लीट एग्रीमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, करेक्ट है। इंडिविजुअली वाटर एक्सटर्नैलिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट कितनी एक वाटर इनकट कर रहा है जो अपनी फिस्कल चॉइस से वोट दे रहा है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी? जीएसटी का क्या बेनिफिट हुआ? अच्छा, आप मुझे ये चीज़ भी बताना कमेंट करके, क्या जीएसटी का एक्चुअल में हमारी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट हुआ है? अच्छा, बेनिफिट। और अकॉर्डिंग टू यू अपना व्यू पॉइंट ही मुझे बताना आप लोगों को क्या लगता है, जीएसटी वाज अ सक्सेस और अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट? GST is expected to bring buoyancy of government revenue by widening the tax base and improving taxpayer compliance. Yes, very good. ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की थी कि इन्होंने टैक्स बेस को वाइडन कर दिया था, मतलब बहुत सारी स्लैब्स बना दी थी जिसमें डिफरेंट गुड्स थे, जिसके करके लोगों को टैक्स देने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हुई। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ये GST लाने से ट्रांसपेरेंसी हुई है। और कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि एक आप कह सकते हो कि सारे जो टैक्सेस हैं वो मैसअप होना और एक टैक्स दूसरे टैक्स को ओवर पावर करना, तो इस चीज़ को हम रिमूव कर पाए, ठीक है, GST से। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स लिवाइड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स दोनों ही टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है पब्लिक डेट मैनेजमेंट का? तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है द कॉस्ट ऑफ सर्विंग पब्लिक शुड बी मिनिमम होना चाहिए। इफ़ द डेट इज रिडीम्ड बाय यूजिंग न्यू करेंसी इट मे क्रिएट इन्फ्लेशन। वही बात आ गई जो हमने पीछे करी कि पब्लिक डेट को अगर रिड्यूस करने के लिए हम न्यू करेंसी डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। गिवन बिलो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन और रीजनिंग को मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, इसको आप बिकॉज एंड इफ किसी भी कंजंक्शन से ऐड कर सकते हो। तो देखते हैं द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम LAC अकर्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC, हम सबको पता है ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। इन परफेक्ट कंडीशन न्यू फर्म इज फ्री टू सेट अप प्रोडक्शन इन द मार्केट इफ इट विशेस टू एंड एग्जिस्ट कैन लीव। हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म्स हमेशा मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC पे ही प्रोडक्शन करती है, ना इससे आगे ना इससे पीछे। क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही होती है तो उनके जो प्राइसेस होते हैं इज मोर देन कॉस्ट। ये SAC है, ये SMC है। तो जहाँ पे MC ने MR को कट किया, ठीक है जी, ये हुआ उनका इक्विलिब्रियम आउटपुट। इतना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट उनकी आ रही है इतनी, प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो ये सारा का सारा क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके करके न्यू फर्म्स एंटर करती हैं इंडस्ट्री में। और एक टाइम के बाद जब बहुत सारी फर्म्स एंटर कर जाती हैं तो हमारी कॉस्ट हो जाती है मिनिमम। आफ्टर दैट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से जो रिटर्न है वो कम हो जाती हैं और कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो फर्म क्या करती है? फिर से एग्जिट करती हैं। तो जब एग्जिट करेंगी तो वो उतनी ही फर्म मार्केट में रहती हैं जितना वो नॉर्मल प्रॉफिट पे वो रन कर सकती है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी। वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है? रिसोर्सेज इस मैनर में एलोकेट करने चाहिए पब्लिक सेक्टर के अंदर सो दैट मार्केट और इसका प्राइसिंग सिस्टम एडिक्वेट मैनर में चलता रहे। एवरी इंडिविजुअल शुड गेट पब्लिक गुड फॉर फ्री। नहीं भाई, फ्री में नहीं देना चाहते, तो ओनली 1 इज करेक्ट। GDP डिफ्लेटर हम सबको पता है ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू में 100। फर्स्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला भी किया था। 14th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेटरेंट मॉडल ऑफ ड्यूपोली इफ अ फर्म B सेट इट्स प्राइस एज PB और फर्म A का प्राइस है PA और C उनकी मार्जिनल कॉस्ट है, देन विच कंडीशन के अंदर फर्म A विल बी लूजिंग द मार्केट टू फर्म B। तो देखिए जब कभी भी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। व्हेन PA इज ग्रेटर देन PB और बोथ हैव स्मॉलर देन कॉस्ट, तो भाई नहीं होगा। PA इज स्मॉलर देन, फर्म A का प्राइस कम है PB से तो बोथ ज़्यादा है कॉस्ट से, तो ये भी नहीं है। PA PB बराबर है तो ये भी नहीं है। व्हेन PA इज ग्रेटर देन PB बोथ आर ग्रेटर देन C और ये सारे दोनों के प्राइसेस C से कॉस्ट से ज़्यादा हैं, तभी जो फर्म A है वो लूज करेगी मार्केट टू फर्म B। तो ओनली 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी अडॉप्टेड बाय द मोनोपोलिस्ट टू क्रिएट एंट्री बैरियर सो दैट राइवल्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री। इनमें से कौन से ऐसे मेजर अगर एक मोनोपोलिस्ट चूज करेगा तो लॉन्ग रन के अंदर न्यू फर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगी। हम सिर्फ ने पढ़ा हुआ है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्ट के, क्या फीचर्स होते हैं और मोनोपोलिस्ट कैसे अपनी मोनोपोली पावर को बना के रखता है। उनमें से एक उसका फीचर होता है पेटेंट राइट। तो अगर उस पर्सन के पास पेटेंट राइट है तो वो कभी कोई और फर्म उसकी कभी नकल ही नहीं कर सकती और राइवल एंट्री नहीं कर पाएगा इजीली। डायरेक्ट क्वेश्चन था और आगे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग टोटल सोशल बेनिफिट मैक्सिमम कब होगा? जब नेट सोशल बेनिफिट 0 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने मस्ग्रेव की थ्योरी में से ये देखा हुआ है। नेक्स्ट, कॉर्नो ड्यूपोली मॉडल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंजेक्चुअल वेरिएशन ऑफ ईच फर्म विल बी 0। ये भी थ्योरी में मॉडल में से ही निकला है डायरेक्टली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब जो बहुत सारे टैक्सेस मैसअप हो जाते हैं और डिसअप्रोप्रिएट मैनर में रन करते हैं, कभी टैक्स रेट किसी का ज़्यादा है कभी कम है, तो वो एक लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पाती है। तो व्हेन टैक्स इम्पोजिशन लीड्स टू डिसअप्रोप्रिएट इंक्रीज इन प्राइसेस बाय एक्सटेंड मोर देन द राइज इन टैक्स, उसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो फर्स्ट इज करेक्ट। जब टैक्स इम्पोजिशन लीड्स टू डिसअप्रोप्रिएट डिक्रीज इन प्राइस, कभी भी डिक्रीज इन प्राइस नहीं होगा, तो इट इज रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हायर जीडीपी, हायर ग्रोथ इन जीडीपी एंड पॉपुलेशन कैन अकर टुगेदर। येस, हमने पढ़ा हुआ है पॉपुलेशन की थ्योरी के अंदर, इसके बारे में ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी ये बात कहती है जितना ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम ऑलवेज डिक्रीज विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही कम पर कैपिटा इनकम, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली क्या होता है? जिसमें एक ही सेलर होता है और एक ही बायर होता है, ठीक है। विद बायलेटरल मोनोपोली द मार्केट प्राइस एंड आउटपुट आर इनडिटरमिनेट बिकॉज वी कांट डिटरमाइन, बिकॉज एक ही सेलर है और एक ही बायर है, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी के ऊपर ही प्राइस आपका डिटरमाइन होगा। और प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय वन नेगोशिएशन, वही मैंने अभी बताया आपको, बार्गेनिंग। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये थे आज के हमारे पार्ट 3 के क्वेश्चन। तो टोटल 180 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसी के साथ हमारा DSSP पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस होती हैं कंप्लीट। आई होप आप सबको ये वीडियोस और ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली और इकोनॉमिक कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोज़ और अदर सिलेबस रिलेटेड PGT, नेट और आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स जिसमें इकोनॉमिक्स आती है उनके कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो सके इजीली। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे हम एक न्यू टर्म के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।